हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने सिविल जज की वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जो इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ वो सभी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल नहीं हैं वो अभी भी अपनी तरफ से एमपी हाई कोर्ट में पिटीशन ज़रूर लगाइए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है ये इतना टफ हो चुका है। इसके बेसिस पे बहुत से लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप ज़रूर पिटीशन अपनी फाइल करिए एमपी हाई कोर्ट में। चलिए, हम 14 जनवरी तक एमपी हाई कोर्ट का अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स लेके आए सभी सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले आज हम कवर करने जा रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से मैं अब शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले देखिए, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट जो है ये 1961 का एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत कितने सेक्शंस हैं? 51 सेक्शंस हैं। इस एक्ट में 7 चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल हैं। आप सबको ये याद होना चाहिए कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में 51 सेक्शन है, 7 चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट क्यों बना है, तो इसको बनाने का 2 पर्पस है। एक तो टेनांट को सेफगार्ड प्रदान करना, मतलब टेनांट को कोई भी जो लैंडलॉर्ड है वो बिना लॉफुल ग्राउंड के उससे घर खाली ना करवा सके। टेनांट को सेफगार्ड प्रदान करना एक उद्देश्य तो ये हुआ। दूसरा, लैंडलॉर्ड को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत। तो एक तरीके से लैंडलॉर्ड और टेनांट दोनों के बेनिफिट के लिए ही एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बनाया गया है। जो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है 25 दिसंबर 1961 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और ये मध्य प्रदेश गजट में 30 दिसंबर 1961 को लागू हुआ है। मतलब इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो क्या हो गई? 30 दिसंबर 1961, 1961, 30 दिसंबर 1961 एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की कमेंसमेंट डेट हो गई। इस एक्ट का जो प्रीएम्बल है वो क्या बोलता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लेटिंग and rent of accommodations for expeditious trial of eviction cases on the ground of bona fide requirement of certain categories of landlords and generally to regulate and control eviction of tenants from accommodations and for other matter connected therewith or incidental thereto। जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले समझ लिया है कि ये एक्ट टेनांट और लैंडलॉर्ड दोनों को ही प्रोटेक्शन देता है, दोनों के ही अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 में सबसे पहले सेक्शन 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। मतलब इस एक्ट का जो नाम है वो सेक्शन 1 में दिया गया है और सेक्शन 1 में इस एक्ट को मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट कहा गया है। ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू है? तो क्योंकि ये एमपी का लोकल एक्ट है तो ये पूरे एमपी में लागू है, ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। अब जो इसका 3rd क्लॉज है वो ये बोलता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में जो एरिया फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन थे उनमें ये लागू हुआ और उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाल के डिफरेंट डेट्स में जो रिमेनिंग पार्ट थे स्टेट के वहां पे ये लागू हुआ है एक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जिसमें टाइटल दिया है एक्ट का और ये बताया है कि ये एक्ट पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होता है। दूसरा सेक्शन जो है इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है डेफिनेशंस।
डेफिनेशंस में हम देखें, डेफिनेशंस में सबसे पहली जो डेफिनेशन है ये है अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन क्या होता है? सेक्शन 2A के हिसाब से अकोमोडेशन के अंतर्गत आती कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट जो रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पस से यूज हो रहा है। ठीक है, तो अकोमोडेशन के अंतर्गत क्या आता है? कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट जो रेसिडेंशियल या फिर नॉन रेसिडेंशियल, इन दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो अकोमोडेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी 4 कैटेगरी यहाँ पे दी गई हैं, 4 चीजें हैं जो अकोमोडेशन के अंतर्गत आती है। तो इसका पहला पॉइंट हमें ये बोलता है कि कोई भी लैंड जो उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर पर्पस से यदि उस लैंड का यूज नहीं हो रहा है तो वो भी अकोमोडेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा लैंड जो उस बिल्डिंग से जुड़ा है और यदि वो उस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं होता तो वो भी अकोमोडेशन के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि बिल्डिंग से जुड़े हुए गार्डन, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कोई भी ग्राउंड, बिल्डिंग में कोई भी गैरेज या फिर आउट हाउस जो उस बिल्डिंग से या बिल्डिंग के किसी भी पार्ट से जुड़ा हुआ है, पार्ट से अटैच है, वो भी अकोमोडेशन के अंतर्गत आएगा। तीसरा क्लॉज बोलता है कि कोई भी फिटिंग्स जो उस बिल्डिंग के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लैंडलॉर्ड ने टेनांट को दी है, जैसे कि आप जानते हो लाइट की फिटिंग दी जाती है या फिर अलग अलग प्रकार से कोई भी फिटिंग दी जाती है, वो सारी फिटिंग्स जो बिल्डिंग के साथ दी जा रही हैं वो सब फिटिंग्स भी अकोमोडेशन के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा फोर्थ जो कैटेगरी वो ये बोलती है कि कोई भी फर्नीचर जो लैंडलॉर्ड ने उस बिल्डिंग के साथ सप्लाई किया है, ऐसा फर्नीचर जैसे दीवार से लगी हुई कोई अलमारी है, वो भी किस में आएगा? अकोमोडेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक केस आया था उत्तम चंद वर्सेस SM लालवानी का, जिसमें बताया गया था कि जो दाल मिल होती है वो 2A सेक्शन में अकोमोडेशन नहीं मानी जाएगी। जो दाल मिल है वो अकोमोडेशन नहीं मानी जाएगी। ये डिसाइड हुआ था उत्तम चंद वर्सेस SM लालवानी के केस में। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन जो है बी क्लॉज में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है। लैंडलॉर्ड क्या होता है? तो लैंडलॉर्ड से कोई भी ऐसा पर्सन, लैंडलॉर्ड्स के अंतर्गत कोई भी ऐसा पर्सन आता है जो रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है। अब चाहे तो वो अपने खुद के अकाउंट में उस रेंट को रिसीव कर रहा हो या फिर किसी और व्यक्ति के बेनिफिट के लिए या किसी अदर पर्सन के अकाउंट में रेंट को रिसीव कर रहा है, वो लैंडलॉर्ड माना जाएगा। इसके अंतर्गत ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर भी आएंगे जो रेंट को रिसीव कर रहे हैं। If the accommodation were let to a tenant and includes every person not being a tenant who from time to time derives title under a landlord, यदि जो accommodation है वो tenant को किराए पर दिया गया है तो हर वो पर्सन जो नॉट बीइंग अ टेनांट हु फ्रॉम टाइम टू टाइम डिराइव्स टाइटल अंडर अ लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड का टाइटल रखता है वो टेनांट से अपना किराया ले सकेगा। तो लैंडलॉर्ड मतलब सिर्फ ओनर ही इसके अंतर्गत नहीं आता। लैंडलॉर्ड का मतलब आता है जो भी व्यक्ति रेंट लेने के लिए एक्चुअली एंटाइटल्ड है, या फिर कोई ट्रस्टी या फिर कोई गार्जियन या फिर कोई रिसीवर, ये सभी लैंडलॉर्ड के अंतर्गत आएंगे। तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन बहुत ही वास्ट है। थर्ड डेफिनेशन जो है वो है सी, दैट इज लॉफुल इंक्रीज। लॉफुल इंक्रीज क्या होगा? तो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि लॉफुल इंक्रीज में के अंतर्गत कोई भी इंक्रीज रेंट में जो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग किया जाता है वो लॉफुल इंक्रीज माना जाएगा। मतलब यदि आप किराया बढ़ा रहे हो और यदि वो किराया आपने इस एक्ट के प्रोविजन के तहत बढ़ाया है तो वो लॉफुल इंक्रीज माना जाएगा। पर यदि आप अपने मन से बिना इस एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए किराया बढ़ा रहे हो तो वो लॉफुल इंक्रीज नहीं माना जाएगा। अगली डेफिनेशन है डी, दैट इज लीज। लीज के अंतर्गत क्या आता है? लीज के अंतर्गत आती है सब लीज। लीज इंक्लूड्स अ सब लीज। ठीक,
नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंबर ऑफ द फैमिली। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो पूछता है कि इनमें से कौन आपका मेंबर ऑफ द फैमिली है, कौन मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई मेंबर ऑफ द फैमिली in case of any person means the spouse, son, unmarried daughter, father, grandfather, mother, grandmother, brother, unmarried sister, paternal uncle's wife or widow, or brother's son or unmarried daughter living jointly with or any other relation dependent on him। तो परिवार के अंतर्गत मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य के अंतर्गत क्या आता है, पति पत्नी, बेटा, अविवाहित पुत्री, फादर ग्रैंडफादर मतलब पिता दादा दादी, मदर ग्रैंडमदर में अभी आपके दादी और नानी दोनों आएंगे, ब्रदर आपकी अविवाहित बहन, चाचा चाची या फिर चाची की विडो, या फिर भाई और भाई के बेटे, भाई की अनमैरिड डॉटर जो जॉइंटली रह रही है, ये सभी फैमिली के अंतर्गत नहीं आता है। अब एमपी के जो प्रीलिम्स में, एमपीसीजे के जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कुटुंब के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है, मेंबर ऑफ द फैमिली के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है, तो आपको ये याद रखना है कि विवाहित पुत्री फैमिली मेंबर नहीं है, क्योंकि वो दूसरे घर में उसकी शादी हो चुकी है। विवाहित बुआ या बहन भी फैमिली मेंबर नहीं है, क्योंकि उनकी अदर घर में शादी हो चुकी है। चाचा के पुत्र पुत्री भी फैमिली मेंबर नहीं माने जाते हैं। भाभी भी फैमिली मेंबर के अंतर्गत नहीं आती हैं, और ऐसे ग्रैंडसन जो अलग रह रहे हैं वो भी फैमिली के अंतर्गत नहीं आते। तो ये आप अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए, कुटुंब के अंतर्गत नहीं आते हैं विवाहित पुत्री, विवाहित बहन, बुआ, चाचा के पुत्र पुत्री या भाभी या ग्रैंडसन जो अलग रह रहे हैं वो फैमिली मेंबर नहीं कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन क्लॉज है वो है एफ। एफ बताता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से हमारा मतलब है कोई भी ऐसा ऑफिसर जो सेक्शन 28 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है, ऐसा कोई भी ऑफिसर जो सेक्शन 28 के अंतर्गत अपॉइंटेड है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहलाएगा। अगला जी इंपॉर्टेंट नहीं है, एच है हमारा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, तो किसी भी अकोमोडेशन के लिए स्टैंडर्ड रेंट वो स्टैंडर्ड रेंट है जो सेक्शन 7 के अंतर्गत बताया गया है। जो सेक्शन 7 में रेफर किया गया है वो रेंट ही स्टैंडर्ड रेंट है किसी अकोमोडेशन का। अब जहां पे किसी स्टैंडर्ड रेंट को बढ़ा दिया गया है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है सेक्शन 8 के प्रोविजन के द्वारा, तो वहां पे स्टैंडर्ड रेंट जो सेक्शन 8 में बताया गया है वो माना जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। हमारी डेफिनेशन क्लॉज की जो लास्ट डेफिनेशन है वो है आई। आई मीन्स टेनांट। टेनांट means a person by whom or on whose account or behalf the rent of any accommodation is, or but for a contract express or implied would be payable for any accommodation and includes any person occupying the accommodation as a subtenant also। ठीक है, तो टेनांट के अंतर्गत कोई भी ऐसा पर्सन आएगा जो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किसी अकोमोडेशन के लिए रेंट पेबल करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसके अंतर्गत सबटेनेंट भी आएंगे। और मान लो किसी व्यक्ति की टेनेंसी इस एक्ट के कमेंसमेंट, इस एक्ट के प्रारंभ होने के पहले यदि खत्म हुई है वो भी टेनेंट माना जाएगा। पर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट कोर्ट ने एविक्शन की डिक्री पास कर दी है या एविक्शन का ऑर्डर दे दिया है वो टेनेंट के अंतर्गत नहीं आते। टेनेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, टेनेंट के अंतर्गत आता है कोई भी व्यक्ति जो किसी अकोमोडेशन का रेंट पे करने के लिए उत्तरदायी माना जाए, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। ठीक है, इसके अंतर्गत सब टेनेंट भी आते हैं। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसका जो टेनेंसी का टर्मिनेशन हो चुका है इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले वो भी टेनेंट के अंतर्गत आएगा। पर यदि किसी पर्सन के अगेंस्ट में
कोर्ट ने एविक्शन का ऑर्डर पास कर दिया है या डिक्री पास कर दी है तो वो टेनेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमें क्या बताता है? सेक्शन 3 जो है वो बताता है एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन। तो कुछ ऐसे अकोमोडेशन हैं जिनमें अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। वो कौन कौन से अकोमोडेशन है? तो पहला, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ऐसे अकोमोडेशन पे अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। और इसका बी सब क्लॉज कहता है कि लोकल अथॉरिटी की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है उस पर भी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत हमने सबसे पहले सब क्लॉज में क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर अकोमोडेशन एक्ट लागू नहीं होता, और दूसरा लोकल अथॉरिटी की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है उस पर भी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि यदि लोकल अथॉरिटी की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल पर्पज से यूज हो रही है तो उस पर अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू होगा। अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के, क्या नोटिफिकेशन निकालेगी? एग्जम्पशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकालेगी। जैसे कि कोई भी ऐसा अकोमोडेशन जो एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग या मैटरनिटी होम के रूप में यूज हो रहा है और उसकी जो इनकम है वो पूरी की पूरी ऐसे इंस्टीट्यूशन या नर्सिंग होम या मैटरनिटी होम को मैनेज करने में लगाई जा रही है, तो ऐसे किसी भी अकोमोडेशन पर कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर से इसका सब क्लॉज क्या बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के छूट दे सकती है। किसको छूट दे सकती है? कोई भी ऐसे अकोमोडेशन को जो एजुकेशनल पर्पज से यूज हो रहा है या जो रिलीजियस पर्पज से यूज हो रहा है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या फिर नर्सिंग या मैटरनिटी होम है, और इसकी जो पूरी की पूरी इनकम है वो इसी इंस्टीट्यूट को, उसी नर्सिंग होम को मैनेज करने के लिए यूज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट चाहे तो उसको छूट दे सकती है कि उस पर अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। अब सेक्शन 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस और इंपॉर्टेंट बातें जो हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए आप, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि 7/9/1989 को स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उस नोटिफिकेशन में इसने बोला था कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। बाद में इस नोटिफिकेशन को चिंतामणि अग्रवाल वर्सेस एमपी के केस में चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद इस केस में ये डिसाइड हुआ कि जो नोटिफिकेशन निकाला है स्टेट गवर्नमेंट ने वो वैलिड है, मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है उस पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। अगेन इस के डिसीजन को फिर से चैलेंज किया गया राम गोपाल वर्सेस बालाजी ट्रस्ट मंदिर में, और इसमें भी फिर प्रीवियस जजमेंट ही हेल्ड हुआ। 2018 में सेक्शन 3 से रिलेटेड एक केस आया है माखनलाल वर्सेस परमानंद माहेश्वरी का, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ट्रस्ट को जो एग्जम्पशन दिया जाता है वो वैलिड माना जाएगा। ट्रस्ट को यदि एग्जम्प्ट किया जा रहा है अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविजन से तो ऐसा नोटिफिकेशन भी वैलिड होगा। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं, आप इसको लिख लीजिए अपनी बेयर एक्ट में ही, जिससे आपको ये याद रहे। और मेंस में आंसर राइटिंग में भी यदि सेक्शन 3 से रिलेटेड कोई आंसर आता है तो उसको लिखने में ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। आगे चलते हैं हम चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्शन 4। सेक्शन 4 है प्रोविजन ऑफ द चैप्टर नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। सेक्शन 4 ये बोलता है कि इस चैप्टर की कोई भी बात ऐसे किसी अकोमोडेशन पर लागू नहीं होगी जिस अकोमोडेशन के कंस्ट्रक्शन को अभी 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नया बना हुआ जो अकोमोडेशन है उस पर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता जब तक उस अकोमोडेशन के
कंस्ट्रक्शन को लगभग 5 साल ना हो जाए। 5 साल पुराने अकोमोडेशन पर ही एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू होता है। सॉरी, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं, चैप्टर 2, सॉरी, है ना, सेक्शन 4 ये बोल रहा है कि जो चैप्टर 2 है वो किसी भी ऐसे अकोमोडेशन पर लागू नहीं होगा जिसके कंस्ट्रक्शन को अभी 5 साल से ऊपर नहीं हुआ है। ठीक, चैप्टर 2। अगला सेक्शन जो है सेक्शन 5, ये बोलता है रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। मतलब कोई भी टेनांट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट नहीं देगा किसी भी अकोमोडेशन के लिए। और मान लीजिए किसी टेनांट और किसी लैंडलॉर्ड के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट वसूल करने का वो एग्रीमेंट है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो एग्रीमेंट सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट को वसूलने का ही एग्रीमेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट किसी भी टेनांट को किसी भी लैंडलॉर्ड को देने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सब क्लॉज 2 बोलता है कि मान लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनांट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है रेंट से रिलेटेड, तो उस एग्रीमेंट को माना जाएगा कि वो सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट को ही लेने के लिए वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है, आई होप सेक्शन 5 तक अभी आपको अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग इसका क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं एमपी सिविल जज के लिए। यदि आप जबलपुर सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप पर्सनली हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।